क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर स्कूल इन माहुली विलेज। मतलब एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसको रिजर्व किया गया है किसके लिए? स्कूल के लिए, माहुली विलेज में। माहुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। मतलब जो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो 11:4 है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 11:4 का अनुपात है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, मतलब 100 रुपए प्रति मीटर की रेट से इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। मतलब विलेज पंचायत को इतने रुपए लग जाएंगे फेंसिंग करने में अगर 100 रुपये पर मीटर कोस्ट हो। ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। देखो डायमेंशंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले दोनों डायमेंशंस माननी होंगी। और एक सिंपल सी बात मैंने बता रखी है आपको, क्या कि जब भी हमें रेशो दिया हो, अनुपात दिया हो, तो उसके साथ सिर्फ x जोड़ देंगे। जैसे यहां पर 11:4 दिया है ना, तो 11x और 4x हम क्या मान लेंगे? लंबाई चौड़ाई। अच्छा देखो, मानते हैं, पहले लिखेंगे आयताकार भूखंड में, पहले लिखते हैं ना जब भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कोई भी ऐसा सवाल होता है, तो इन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब हिंदी वाले लिखेंगे आयताकार भूखंड में। अब देखिए जरा, क्या सबसे पहले लंबाई मान लें? तो लेट लेंथ माना लंबाई, तो लंबाई मान ली हमने क्या? तो 11x मीटर। सिंपल भाई, जो अनुपात दिया है उसके साथ आप x जोड़ देंगे, रेशो के साथ x जोड़ देंगे। ऐसे ही लेट ब्रेड्थ माना चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या मान लेंगे? तो उसका अनुपात 4 है, तो ये 4x मीटर, ये लंबाई चौड़ाई मान ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे दी है वो ये दी है कि विलेज पंचायत को 75,000 रुपए खर्चा आता है। क्या कराने में? फेंस कराने में, बाढ़ कराने में। अब एक बात बताओ, बाढ़ कराने का मतलब क्या होता है? कि चारों तरफ तार लगाना। इसका मतलब पेरीमीटर चाहिए होता है ना हमें। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें बाढ़ करानी है मुझे, इसका खर्चा बताओ, तो सबसे पहले तो आप देखोगे इसके चारों ओर कितनी इसकी लंबाई है, मतलब इसका परिमाप क्या है। फिर उस परिमाप जो भी होगा 1 मीटर के कोस्ट से, 1 मीटर के मूल्य से गुणा करते हैं ना। 100 रुपए 1 मीटर का है, जितने मीटर चारों तरफ होगा 100 से गुणा करके तभी तो 75,000 रुपए आया होगा। तो कभी भी कोस्ट कैसे निकलती है फेंसिंग की? पेरीमीटर की मल्टीप्लाई हो जाती है 1 मीटर की जो कोस्ट है उससे। तो आप सिंपल करेंगे ऐसे ही, पहले आप क्या करेंगे? पेरीमीटर निकाल लेते हैं। लोग यहां निकालते हैं पेरीमीटर, परिमाप। तो एक बात बताइए, परिमाप क्या होता है इसका? 2 इंटू L प्लस बी, मतलब 11x और 4x जुड़ जाएंगे ना। 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 2 गुना 11 4 15x, ये हो गया आपका 30x मीटर पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर आ गया। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे तो निकालना है ना कि इनकी डायमेंशंस क्या है। तो यहां से निकलेगी, जरा देखो, ये कोस्ट क्या दिया हुआ है? मुझे कोस्ट दिया है ना, कोस्ट ऑफ फेंसिंग है ना, एट रेट ऑफ 100 रुपये पर मीटर। ये लाइन लिखनी है आपको। कितना कोस्ट दिया है? 100 रुपये पर मीटर का 75,000 है ना। कहने का मतलब 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय, बाढ़ का व्यय। देखो बाढ़ का व्यय कितना दिया है आपको? तो 75,000 रुपए दिया है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, ये बाढ़ कैसे निकलेगा? व्यय बाढ़ का तो सीधा निकलेगा ना, जो पेरीमीटर है उसकी 100 से गुणा कर देंगे। क्यों? 100 रुपए 1 मीटर का है, तो 100 गुणा पेरीमीटर क्या है? 30x बराबर 75,000, यही तो है। अब यहां से देखो जरा, इसकी गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 3000x बराबर 75,000। अब x की वैल्यू निकालोगे तो 75,000 के बटे में आएगा 3,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3 से भाग करेंगे 25 आ गया x का मान। देखो x की वैल्यू आई 25, तो x की वैल्यू 25 आई तो हम निकाल देंगे आराम से लेंथ और ब्रेड्थ इसकी। तो आप लिखोगे लेंथ लंबाई, तो लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई 11x मानी थी ना,
तो एक्स ये क्या लिख देंगे आप 25, तो 25 गुना 11 क्या होता है 275 मीटर, ये लंबाई आ गई 275 मीटर। अब देखिए ऐसे ही निकाल देंगे ब्रेड चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या होगी इसकी, तो 4 गुना एक्स हो जाएगा क्योंकि 4x है चौड़ाई, तो 25 चौके 100 मीटर चौड़ाई है इसकी, तो लंबाई चौड़ाई निकाल दिया हमने। क्वेश्चन 7, हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। दो तरह के कपड़े, तो हिंदी में पढ़ देता हूं। हसन 2 तरह के कपड़े खरीदता है, कपड़ा खरीदता है स्कूल की वर्दी के लिए। शर्ट मटेरियल डेट कोस्ट सेम ₹50 पर मीटर। एक तो वो शर्ट खरीदता है जिसकी कीमत क्या है 50 रुपए प्रति मीटर, और दूसरा वो ट्राउजर खरीदता है, देखो कमीज खरीदता है और पतलून खरीदता है। पतलून की कीमत क्या है कोस्ट हिम ₹90 पर मीटर। 2 तरह के कपड़े खरीदे उसने। अब क्या कह रहा है ये कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ दी शर्ट मटेरियल, मतलब कमीज के हर 3 मीटर कपड़े के लिए ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल, वो 2 मीटर पतलून का कपड़ा खरीदता है, ट्राउजर खरीदता है। 3 मीटर शर्ट के लिए 2 मीटर ट्राउजर खरीदता है। ही सेल्स दी मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, मतलब वह कपड़े को 12% और 10% लाभ पर क्रम से बेच देता है। हिज टोटल सेल इज 36,600, उसकी टोटल सेल 36,600 रुपए होती है, कुल बिक्री इतने की होती है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, उसने कितना पतलून का कपड़ा खरीदा। सिंपल ये बोल रहा है ना मेरे से। तो सबसे पहले ये समझो कि 3 मीटर शर्ट के लिए 2 मीटर ट्राउजर का मतलब क्या है कि ये इनका रेशो है, अनुपात है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे ऐसे बोलता हूं कि किसी क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए क्लास, मान लो ऐसे है 3:2, इसका मतलब ये है कि उस क्लास में अगर 3 लड़के हैं तो उसकी तुलना में 2 लड़कियां हैं, यही तो होता है रेशो। तो वही तो यहां बोल रहा है कि अगर मान लो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा है तो उसके लिए 2 मीटर पतलून का कपड़ा है, तो ये इसका अनुपात दिया हुआ है, रेशो दिया है। तो और अगर रेशो हमें दे रखा है तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना होता है, हमें पूछा है ट्राउजर मटेरियल, तो देखो ट्राउजर मटेरियल भी मानेंगे और शर्ट मटेरियल भी मानेंगे हम। वहां से फिर एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो भर देंगे, ट्राउजर मटेरियल आ जाएगा। तो एक्स क्या मानेंगे, तो सिंपल अगर मुझे रेशो दिया है 3:2 तो 3x और 2x यही तो मानेंगे हम। जब हमें रेशो दिया, वो पिछले क्वेश्चन में किया 11:4 था तो हमने 11x और 4x माना था, तो वही पहले लिखेंगे यहाँ पे कि रेशो ऑफ शर्ट मटेरियल, रेशो ऑफ शर्ट मटेरियल टू ट्राउजर मटेरियल, यही दिया ना मुझे रेशो शर्ट मटेरियल का ट्राउजर मटेरियल से। क्या दिया है रेशो 3:2 दिया है मुझे शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल का। कहने का मतलब कमीज और पतलून के कपड़े का अनुपात, तो कितना अनुपात है, तो 3:2 है। तो सिंपल क्या करेंगे, कमीज का कपड़ा मान लेंगे 3x और पतलून का 2x, तो आप लिख देंगे लेट दी क्लोथ मटेरियल, लेट दी, पहले शर्ट है ना तो शर्ट मटेरियल, लेट दी शर्ट मटेरियल, लेट ही बाई लिख दो। बाई बोला है ना कि कितना खरीदा ये पूछा है, तो लेट ही बाई शर्ट मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल आपका 3x मीटर होगा ना, देखो 3 अनुपात है तो 3x और मीटर लगेगा ही। ऐसे ही क्या लिखेंगे हिंदी में लिख देता हूं, माना उसने कमीज का कपड़ा खरीदा, माना उसने कमीज का कपड़ा खरीदा, तो कमीज का कपड़ा कितना खरीदा है, तो सिंपल जो रेशो है उसके साथ x लगा दिया 3x मीटर। ऐसे ही लेट ही बाई ट्राउजर मटेरियल, मतलब माना उसने पतलून का कपड़ा खरीदा, तो पतलून का क्या खरीदेगा 2x मीटर। देखो इतना कपड़ा खरीदा, अब अगर मुझे x की वैल्यू पता होगी तो मैं पतलून वाले में x की वैल्यू रखूंगा और पता चल जाएगा जो मेरे से पूछा था कि ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा है। लेकिन अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमें ये दिया हुआ है, देखो 36,600 उसकी टोटल सेल है, मतलब उसने जब कुल बेचा ना उसको तो उसको 36,600 रुपए का फायदा हुआ। तो जो बेचने का मूल्य होता है क्या होता है, वो विक्रय मूल्य होता है ना, सेलिंग प्राइस होता है ना। तो आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, अगर आप कमीज का और इसका समझो शर्ट और ट्राउजर दोनों का सेलिंग प्राइस हम निकाल दे तो उनको जोड़कर ही तो उसको 36,600 मिले होंगे।
जो बेचा है वो कमीज बेची है और पतलून बेची है। शर्ट और ट्राउजर को बेचकर जो रुपए आए वही तो है ये। तो दोनों का सेलिंग प्राइस मिलाकर 36,600 है। तो अब मैं दोनों का सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो सेलिंग प्राइस बाद में निकालेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। पहले बात करते हैं शर्ट की। चलो, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट लिखते हैं। कहने का मतलब कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा आपका। तो देखो एक बात समझो, कितना कमीज खरीदा है 3x मीटर। देखो 3x मीटर उसने खरीदा है और 1 मीटर कमीज का मूल्य 50 रुपए। सिंपल भाई, 3x मीटर खरीदा है और 50 रुपए 1 मीटर का है। तो कुल कितने रुपए में खरीदा होगा। 50 गुणा 3x बराबर 150x रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अरे मान लो 3x ना होके मैं कह दूं 4 मीटर कपड़ा खरीदा उसने और 50 रुपए 1 मीटर का खर्चा है, तो कितना होगा 50 गुणा 4, 200 रुपए में तो खरीदेगा वो। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि 3x मीटर खरीदा है तो 3x गुणा कर देंगे 50 से। ये कमीज का क्रय मूल्य है। अब इस पर लाभ कितना होगा जरा बताना। प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत कितना है। देखो कमीज पर कितना लाभ है लिखा हुआ है कि कमीज के लिए 12% रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो पहले लिखा है वो पहले वाले के लिए, तो ये 12% शर्ट के लिए और 10% पतलून के लिए, ट्राउजर के लिए है। तो इस पर लाभ हुआ है इसको 12%। ठीक, अब देखो आपको क्रय मूल्य पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, एसपी कैसे निकलता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का तो फॉर्मूला याद होगा आपको, अपने पिछले 2 साल पढ़ा, 5वीं 6वीं 7वीं में भी आता है। क्या विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। यही तो होता है, हिंदी में भी लिख देंगे लाभ प्रतिशत यहाँ क्रय मूल्य। अभी इसको करते हैं फार्मूले को अप्लाई। 100 जमा प्रॉफिट परसेंट कितना था, देखो इकट्ठा कर दूं, 100 जमा प्रॉफिट परसेंट 12, तो 112 लिख दिया मैंने बटे में 100 गुणा में सीपी कितना था, सीपी आपका ये रहा 150x। तो देखिए जरा 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। इनकी जब आप गुणा करें तो क्या होगा, 6 तिया 18, 1 3 पंजे 15, 1 16। तो 168x रुपए में उसने क्या ये बेचा शर्ट को। अब बात करते हैं पतलून की। पतलून कैसे निकालेंगे, तो देखिए जरा सीपी ऑफ क्यों निकाल रहे हैं समझ में आ रहा है ना। देखो इतने में उसने बेचा शर्ट को, अगर आप निकाल देंगे पतलून को कितने में बेचा, फिर इन दोनों को मिलाकर ही तो उसको 36,600 रुपए मिले हैं। तो सीपी ऑफ ट्राउजर, तो ट्राउजर का सीपी बताओ। ट्राउजर मतलब पतलून का क्रय मूल्य। तो एक बात देखिए पतलून का क्रय मूल्य क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, वैसे ही उसने कितना पतलून खरीदी है 2x मीटर, 1 मीटर पतलून का कितना खर्चा है, तो 1 मीटर के लिए 90 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो 2x के लिए क्या होगा 90 गुना 2x, तो रुपए 180x में उसने क्या खरीदा, पतलून खरीदा। ये क्या है रुपए 180x। ठीक, तो साथ साथ लिखते रहा करो ताकि बाद में ना कंफ्यूजन हो क्या लिखा है कहां पे। बहुत सारी चीजें लिख देता हूं तो कंफ्यूजन हो सकती है। देखो जरा सीपी निकाल दिया इसका भी, इस पर भी प्रॉफिट हुआ है उसको, तो लिखो आप क्या प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, तो इस पर उसको 10% का लाभ हुआ है। तो एसपी कैसे निकलेगा इसका विक्रय मूल्य, तो वही तरीका है विक्रय मूल्य निकालने का, सेम फार्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर हानि होती तो माइनस होती है, प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा आपका। अब देखो आगे सोल्व करें इसको आगे, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 बटा 100 गुणा 180x, 180x है ना। अब देखिए जरा ये 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 11 गुणा 18 क्या होगा, 18 था 180 और 200x हो जाएगा आपका। 200x नहीं क्या होगा, देखो 11 8 88 का 88 8 11 का 11 8 198x। तो इतने रुपए हुआ। ये बात अब तक समझ में आई। हमने क्या निकाला, शर्ट का हमें कॉस्ट प्राइस निकाल के प्रॉफिट दिया था, एसपी निकाल लिया, विक्रय मूल्य निकाला। ऐसे ही ट्राउजर का विक्रय मूल्य निकाला। अब जरा ऊपर करते हैं सवाल, देखो और आगे इधर सोल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया है ना, हमें यह दिया है कि दोनों को बेचकर उसको कितने रुपए मिले 36,600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार 168x जमा 198x यही तो 36,600 रुपए के बराबर है।
सिंपल सी बात है ना, 36,600 कैसे मिले होंगे? जितने में कमीज बेची, जितने में पतलून बेचा, दोनों को मिलाकर 36,600 रुपए मिल गए। तो इतने में बेची कमीज, इतने में पतलून, ये 36,600 रुपए उसको मिल गए। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो पहले 8 8 16, 9 8 17 1 18, 1 2 386 हो गया ना। 8 8 16 1 17, 6 9 15 1 16 होगा, और बस एक तो ठीक हो गया। 366 एक्स बराबर 36,600। एक्स की वैल्यू निकालोगे 36,600, 36,600 बटे 366 रहेगा। जब इसको आप काटोगे देखो 100 वाई एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 100। तो जब एक्स की वैल्यू 100 आ गई तो आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और पतलून का कपड़ा आपको निकल जाएगा। यही तो बचा था, पतलून का कितना कपड़ा खरीदा है, तो आप लिखेंगे ही बाइज ट्राउजर मटेरियल, मतलब वही है पतलून का कपड़ा खरीदता है कितना। तो सिंपल है, 2x है, 2 गुना एक्स की जगह 100, तो 200 मीटर खरीदता है पतलून का कपड़ा। तो बस सिंपल सा था, आपको बस क्या करना है, दोनों का एसपी निकाल के जोड़ के 36,600 के बराबर रख देना है, वहां से एक्स की वैल्यू आते आपकी निकल आएगी। क्वेश्चन 8, हाफ ऑफ ए हार्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। कहने का मतलब एक डियर का हार्ड है, हार्ड मतलब झुंड है, क्या कर रहा है, उसका हाफ हिस्सा जो है वो ग्रेज कर रहा है, फील्ड में घास चल रहा है, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जो बचे हुए हैं उसका 3/4 प्लेइंग नियर बाई, आसपास प्ले कर रहा है, खेल रहा है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दी पॉन्ड, और जो रेस्ट 9 बच गए आपके, जो बाकी 9 बच गए वो क्या है, ड्रिंक कर रहे हैं वाटर फ्रॉम पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हार्ड। हिंदी में, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है, और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो हमें झुंड में हिरणों की संख्या बतानी है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो बताना है वो हम मान लेंगे। तो आप लिखोगे लेट दी नंबर ऑफ डियर, मतलब हिरणों की संख्या। तो हिरणों की संख्या क्या होगी, तो हमने मान ली कि x है हिरण, ठीक। अब जरा यहां पे ध्यान से प्रोसीड करना है हमें, बहुत ध्यान से, क्या कि अब हमने तो x मान ली हिरणों की संख्या। अब मुझे जो कह रहा है वो लिखता हूं मैं, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कुछ जो है आधे भाग कहां कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। तो देखो जरा लिखेंगे डियर प्लेइंग नहीं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, या फिर नंबर ऑफ डियर लिख दो, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कहने का मतलब कि खेत में चर रहे हिरणों की संख्या। जब तक कितने हिरण चल रहे हैं, तो कह रहा है कि झुंड का आधा भाग चल रहा है ना, तो झुंड में कितने हैं, x है, तो आधा भाग मतलब x बटा 2, आधा का मतलब बटे में 2 होता है ना, तो x बटा 2 है वो चल रहे हैं खेत में। उसके बाद बोल रहा है कि एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। अब जो 3/4 है ना बचे हुए का, उसको क्या कर रहे हैं, वो प्ले कर रहे हैं नियर बाई, पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, मतलब कि खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या। अब जरा देखना, इसको जरा ध्यान से करना, हिरणों की संख्या। अब जरा ध्यान से समझना इस बात को, क्या कह रहा है, शेष का 3/4, डायरेक्ट 3/4 नहीं करना, हमें क्या करना है कि 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, मतलब अब जितने बच गए ना उसका 3/4 है, शेष का 3/4। तो पहले बताओ बच कितने गए, तो सिंपल भाई, जो पहले x थे, x बटा 2 तो चले गए चरने, तो बच कितने गए, कहने का समझ रहे हो, मान लो कि अगर 10 हिरण थे ना, तो उसमें से 5 तो क्या कर रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, आधे चल रहे हैं, लेकिन अब जो बच गए तो 10 में से 5 गया, 5 का 3/4 बोल रहा है ये। इसका मतलब ये है कि जैसे कि x तो टोटल थे, अब बच कितने गए, देखो x टोटल थे, x बटा 2 तो चले गए मैदान में चरने, तो बच कितने गए घटा के देख लिया। अरे इसका 3/4 जो है ना,
वो खेल कूद कर रहा है। ये बात दोबारा सुन लो, शेष का 3/4 लिखा है, शेष का 3/4, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग मतलब कितने बचे, देखो टोटल में से ये घटा देंगे तो उतने ही बचेंगे ना, तो x में से x मैंने 2 घटा दिया, इतने बचे, इसका 3/4 कर दिया। ये क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। इसको सोल्व कर दो, और तो 3/4 तो बाहर है, 3/4 है बाहर। अब देखो अंदर क्या बचेगा, 2 एलसीएम, तो ये 2x माइनस x, तो ये 3/4 है बाहर इंटू x/2, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 3/8x। तो इतने क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल कूद कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या बचा, 9 हिरण जो है वो तालाब में पानी पी रहे हैं, तो आप लिख दो भाई कि नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पी रहे हिरणों की संख्या। नीचे लिखना थोड़ा, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पी रहे हिरणों की संख्या। भाई पानी पी रहे हिरणों की संख्या क्या होगी, पानी पी रहे हिरणों की संख्या, तो वो तो हमें सिंपल सा दिया हुआ है क्या, 9 हिरण पानी पी रहे हैं। देखो ये अलग है, 9 हिरण पानी पी रहे हैं। ठीक, अब जरा मुझे बताओ इक्वेशन कैसे बने, वो समीकरण कैसे बने जिससे कि मैं x की वैल्यू निकल के आई। तो एक बड़ा सिंपल सी बात बताओ मुझे कि ये हिरण जो खेल कूद कर रहे हैं, सॉरी जो खेत में चल रहे हैं, जो खेल कूद कर रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं, ये कुल मिला के ही तो इतने हिरण हैं। एक बात समझो, मैंने कह दिया कि 10 हिरण है आपके, ठीक, अब मैं कहता हूं कि 5 खेल कूद कर रहे हैं, ठीक, 3 चल रहे हैं और 2 पानी पी रहे हैं। तो अब बताओ, जब मैं इन तीनों तरह के हिरणों को जोड़ दूंगा तो टोटल के तो बराबर आएगा। कोई देखो 3 काम कर रहे हैं हिरण, क्या कुछ हिरण तो भाई खेत में चल रहे हैं, कुछ खेल कूद कर रहे हैं और कुछ पानी पी रहे हैं, लेकिन इन सबको मिला दिया जाए तो किसके बराबर होगा, जितने झुंड में हिरण थे उसी के तो बराबर हो जाएगा। अगर इन तीनों को मिला दो तो कुल मिला के 10 के तो बराबर है ये। तो वही हमें यहाँ पे सोचना है कि जितने हिरण पानी पी रहे हैं, जितने हिरण खेल कूद कर रहे हैं, जितने हिरण मैदान में चल रहे हैं, इन सबको मिला के किसके बराबर होंगे, कुल हिरण के बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या करोगे, तीनों को जोड़ दोगे, तो आप ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो नहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है पर फिर भी लिख दो, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, x/2, एक तो ये वाला चल रहे हिरण, और 3/8x खेल कूद कर रहे हिरण, और जमा में 9 पानी पी रहे हिरण, किसके बराबर होंगे, x के बराबर। x मतलब टोटल हिरण के बराबर, तीनों को जोड़ दिया टोटल हिरण के बराबर हो गए। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी, देखो ये x इधर आ जाएगा, 9 उधर जाएगा, क्योंकि आपको पता है x वाला एक तरफ होना चाहिए, बिना x वाले उधर होना चाहिए। तो देखो ये तो x/2 है, ये 3/8x है, ये वाला x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और उधर जाएगा 9। अब इनको हम हल कर दें तो देखो जरा 2, 8 और 1 का एलसीएम क्या आता है 8, 2 चौके 8 तो 4x, ये 3x और ये 1 8 तो 8x। तो भाई सिंपल सी बात है, और ये माइनस का 9 होगा, इधर आके माइनस 9 हो जाएगा ना। कैसे एलसीएम लेते हैं, 2 8 का एलसीएम 8 आएगा, उसके बाद इससे भाग देते हैं, नॉर्मल जैसे फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, भिन्न जैसे जोड़ी जाती है। अब देखना जरा 4 और 3 7x में से 8x गया तो क्या बचा, इसको इधर सोल्व कर रहा हूं, देखो इसके बाद ये है, इसके बाद ये, देखो 4 और 3 तो प्लस के साथ हुए और माइनस का 8 है तो माइनस का 1x बचा और बटे में 8 बचा बराबर माइनस का 9। तो जब यहां से माइनस x का मान निकालोगे तो -9 गुना 8, तो माइनस x बराबर आया -72। तो इसका मतलब x का मान क्या आ गया, 72 आ गया। तो x का मान 72 आएगा, झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है 72। आप लिख दोगे नंबर ऑफ डियर, हिरणों की संख्या बराबर 72। तो वही मैं कह रहा हूं, आप इसको ना साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि देखो इतने सारे कॉलम बन गए, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये किया, उसके बाद हमने सोल्व किया, इसको इसको और इसको, फिर ये आगे सोल्व हो रहा है। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, इतने सारी इक्वेशन बन चुकी है आपकी, अब इतने सारे आपने सोल्व कर लिए होंगे तो ये तो आराम से सोल्व हो जाएगा। आपका x का मान ही तो निकालना है, इधर लाके जोड़ना घटाना है और बस x का वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आते हिरणों की संख्या आ गई हमारी। 9th क्वेश्चन, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। मतलब एक दादाजी हैं, उनकी आयु उनकी पौत्री की आयु की 10 गुना है, 10 टाइम्स है। ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, वह उससे 54 साल बड़े भी हैं। ठीक, उनकी आयु जो है पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है।
फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, दोनों की आयु निकालनी है। तो आपको एज पूछी है, देयर प्रेजेंट एज, उन दोनों की आयु, तो दोनों की आयु मानते हैं। सबसे पहले किसकी मानेंगे, तो दादा की या पोती की, तो जो छोटी होती है वो पहले मानी जाती है। सो लिखेंगे आप लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर मतलब माना पौत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु लिख सकते हो या सिर्फ आयु भी लिख सकते हो, क्यों, कोई क्वेश्चन में आयु दिया है ना हमें। पौत्री की आयु मान ली मैंने x ईयर्स, x वर्ष हो गई, ठीक। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, दादाजी की आयु, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर मतलब माना दादाजी की आयु, माना दादाजी की आयु। तो दादाजी की कितनी है, 10 टाइम्स बोल रहा है, तो 10 गुना मतलब 10x ईयर्स है दादाजी की, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि जो दादाजी है ना वो 54 साल बड़े हैं। तो एक बात देखो, ये 10x है, ये x है, दोनों की आयु लिख दो ना। जब भी आपको ऐसे दिया हो कि ये उससे इतना ज्यादा है या इतना कम है, तब क्या करते हो, पहले दोनों को बराबर के अपोजिट साइड लिखते हो, एक को लेफ्ट में एक को राइट में। अब दादाजी वाली 54 अधिक है ना, ये वाली 54 अधिक है, बराबर कैसे होगी, अगर इधर भी 54 जोड़ देंगे। सिंपल, मैंने बता रखा है कितनी बार ये, कि जब भी इधर वाली ज्यादा है तो उधर वाले में उतना ही जोड़ दो, या फिर इसमें से 54 घटा दो, एक ही बात है। तो मैंने इधर 54 जोड़ दिया, तो 10x में से इधर आके x घटेगा, बराबर 54, 9x बराबर 54, x बराबर 54 बटा 9, तो x का मान आया 6, x का मान 6 आया, तो अब क्या लिखोगे, वही कि अब लिख दोगे दोबारा कि पौत्री की आयु 6 वर्ष, दादाजी की आयु 10 गुना 6 60 वर्ष। तो बस x की वैल्यू भर देंगे यहाँ पे, दोनों की एज निकल आएगी। क्वेश्चन 10, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, अमन की जो एज है उसके सन की एज के 3 टाइम्स है। 10 years ago 10 साल पहले क्या थी, ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, वो अपने सन की एज का 5 टाइम्स था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना है वो मान लेते हैं, तो आप दोनों की परसेंटेज मानेंगे। पहले मानेंगे किसकी, अमन के पुत्र की, है ना, सन की मानेंगे ना। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, सन, सन की मानी, माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x ईयर्स मान लिया हमने, x वर्ष। तो अमन की क्या होगी, अमन की, माना नहीं लिखेंगे, अमन की। माना कब लिखते थे, जब हम दोनों माने, समझ गए, ये माना थोड़े है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इसकी x है तो उसकी 3x होगी, 3 टाइम्स है तो 3x ईयर्स, इतने वर्ष। अब जरा एक बात बताओ, क्या कि हम कैसे निकालेंगे दोनों x का मान, तो x का मान आएगा जब भी दोनों की एज आएगी। तो सिंपल सी बात है, इसने मुझे एक और कंडीशन दी है कि 10 साल पहले जो थी ना वो इसकी 5 गुनी आयु थी। तो 10 साल पहले दोनों की आयु लिख दो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा बताना, 10 साल पहले इसकी कितनी होगी, x माइनस 10, और अमन की 3x माइनस 10। कोई डाउट है इसमें, एक बात बताओ, 10 साल पहले इसकी तो होगी x माइनस 10, देखो ऐसे समझो, इसकी होगी x माइनस 10, इसकी 3x माइनस 10। 10 साल पहले मतलब ये है कि 10 घटा दो, आज अगर 20 का है 10 साल पहले क्या होगा, कोई भी आदमी 20 माइनस 10 का, तो ये दोनों की 10 साल पहले वाली आयु है। और इस आयु में ना जो अमन की आयु क्या है, 5 टाइम्स है। 10 साल पहले ये 5 गुना था, ये 5 गुना है, तो कैसे बराबर होगा, इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, यही तो तरीका है। ये 5 गुना, इधर 5 से गुणा कर दो, अंदर गुणा करो, 5x माइनस 50 बराबर 3x माइनस 10। सिंपल काम, x वाला इधर ले आओ, 5x में से इधर आके ये 3x घटेगा, ऐसे ये माइनस 10 है, 50 जाके उधर जुड़ेगा, तो ये 2x बराबर 40, x बराबर 20। तो x का मान 20 आ गया, तो आप लिख दोगे कि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष और अमन की वर्तमान आयु 60 वर्ष है, बस। तो सिंपल हो गया ये भी। तो आपको बस कंडीशन बनानी है, कैसे भी करके समीकरण, इक्वेशन बनते हैं, आपको x का मान निकालना है और यहाँ पुट कर देना, जो पूछा होगा वो निकल आता है।